हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज का क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ठीक है। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बता चुका हूं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इस चार्ज से बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है। इसमें चार्ज बाहर की तरफ भागता है, यानी इसका फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है और उसका फील्ड जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है। अब क्या होता है कि हम अगर कोई सपोज चार्ज पार्टिकल ला करके रख लें, मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इधर एक पॉजिटिव इधर एक निगेटिव है ना, ये है नहीं, मान लिया जाए, क्या हमको ये लाइंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा? नहीं, ये हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इस चीज को फील कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो फील्ड लाइंस है ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है या इमेजिनरी कर्व होता है जो ड्रॉ किया जाता है। ये सब इमेजिनरी होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या था, वो भी इमेजिनरी फील्ड लाइंस था, ठीक है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये भी इमेजिनरी फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। तो इसको जो ड्रॉ किया जाता है, इसको एम्प्टी स्पेस में ड्रॉ किया जाता है और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि अगर इस पर हम टेंजेंट डालें, टेंजेंट मींस वैसा लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो अगर उस पर कहीं से टेंजेंट डाला जाए तो टेंजेंट क्या करता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी टेंजेंट खींचा जाए वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। सपोज हम यहां पर क्या करते हैं, टेंजेंट खींच लेते हैं तो इसका डायरेक्शन कहां हो गया, इस तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मान लिया जाए यहां पर हम टेंजेंट खींच लेते हैं, अब डायरेक्शन इसका कहां हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। मतलब एवरी पॉइंट पर क्या होगा, इसका अपना अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, जिससे हमको फील्ड पता चल सकता है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पर डायरेक्शन कहां होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, इसका फील्ड लाइंस क्या होगा, अंदर की तरफ। ये एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा अपना फील्ड लाइंस को, है ना, अवे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये निकल करके आता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से ओरिजिनेट होगा, यहां से निकलेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और जाकर के एंड कहां पर हो जाएगा, माइनस चार्ज पर जाकर के खत्म हो जाएगा। यहां से निकला वहां जाकर के खत्म हो गया, यहां से निकला वहां पर जाकर के खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसके डिफिनेशन से आता है कि अगर हम इस पर कहीं भी टेंजेंट अगर डालेंगे, वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तीसरी बात पर आते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, ये क्या होता है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये क्या करता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन दिखाना चालू हो जाएगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की होने की वजह से इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। इसीलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट किया तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि सपोज मान लिया जाए यहां से एक लाइन आया और एक यहां से आया, ठीक है। अगर क्या होता है कि ये पॉइंट को देखा जाए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बताएगा ये डायरेक्शन, ये बतलाएगा ये डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बता रहा है। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। खैर इमेजिनरी लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो कोई देखने नहीं गया, बट ये एक तरह का हाइपोथेसिस है, ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा नहीं गया, ऐसा माना जाता है कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगला इसका प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा क्लोजर होगा उतना ही ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मतलब कि कहीं कहीं देखते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास ये चार्ज है, इसके पास क्या है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और एक अनदर हम प्लस क्यू चार्ज ले लिए, इसके पास मान लिया जाए 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर पूछें किसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसके पास फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फोर्स किसके पास ज्यादा होगा, नीचे वाले के पास, उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाले के पास फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके बीच का जो गैप है वो ज्यादा है, क्लोजर नहीं हो पाया, ये फार्दर हो गया, दूर दूर हो गया, और यहां पर फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है वो काफी नजदीक है। नजदीक होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है काफी क्लोजर होने की वजह से इसके बीच जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अधिक होगा, ठीक है। तो जितना भी ज्यादा दूर रहेगा उतना ही कम क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और जितना नजदीक नजदीक होगा फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है। यही पॉइंट नंबर 5 को ही अच्छे से क्लैरिफाई करता है। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब कि जो हमारा फील्ड लाइंस है, ठीक है, उसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब कि यहां पर अगर 8 का डेंसिटी है तो इसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 8 फील्ड लाइंस है ना। ये 4 है तो इसके पास 4 फील्ड लाइंस है, ठीक है। और जितना ज्यादा डेंसर होते चला जाएगा उतना ही ज्यादा इसका फोर्स बढ़ते चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा यानी कि उतना ही क्लोजर फील्ड लाइंस होगा, और जितना क्लोजर फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज्यादा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। नोट कर लिया जाए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है जितना ज्यादा इसका नंबर होगा, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इसके पास फोर्स होगा, और उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जितना इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उतना ही इसके पास चार्ज है। अगर फील्ड लाइंस कम हो गया चार्ज भी कम हो गया, फील्ड लाइंस बढ़ गया चार्ज भी बढ़ गया। अगर हम चार्ज को दुगुना कर देंगे फील्ड लाइन डबल हो जाएगा, चार्ज को 4 गुना कर देंगे फील्ड लाइन 4 टाइम्स हो जाएगा। मींस कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, इसके पास अगर 4 फील्ड लाइंस है मान लिया जाए, तो अगर हम इसका चार्ज को 2 गुना कर दें तो इसका फील्ड लाइंस भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पहले 4 था, 4 का 2 गुना कितना हो गया,
8 हो गया। अगर मान लीजिए पहले हमारे पास 8 है तो चार्ज को दुगुना करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 4 गुना चेंज हो जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स भी होगा, कूलम्ब्स के लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। ठीक, तो आगे की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब हो गया जैसे कि हम ये फील्ड लाइंस बना रहे हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है हमारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस है। इसकी तरह ये कर्व बनाया हुआ, यहाँ पर पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के एक तो पैरेलल है, उसके साथ ही साथ इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, ये जितना दूर का गैप है उतना ही दूर का ये गैप, उतना ही दूर का ये गैप। ठीक है, सारा गैप इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा फील्ड लाइंस जो होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका फील्ड लाइंस हमेशा कैसा दिखाई देगा, पैरेलल दिखाई देगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत होती है कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है A, एक पॉइंट यहाँ है B, एक पॉइंट यहाँ है C, और ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हम A पर फील्ड निकाले, B पर फील्ड निकाले या फिर C पर फील्ड निकाले, तीनों पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। इसका बहुत यूज होगा आगे चल करके। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर फील्ड निकालना हो तो सभी पॉइंट्स का फील्ड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जबकि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात की जाए, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पर D, यहाँ पर है E, तो अगर पूछा जाए कि D और E में से किस पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस पर कम होगा, तो जो जितना क्लोजर होगा, जितना डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा फील्ड होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट D। इसका मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि E पॉइंट जिस जगह पर है वहां पर फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर है, और जितना क्लोजर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। किसके, द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मान लिया जाए हमारे पास एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज माइनस Q है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये हो गया बीचों बीच। अब यहां से मान लेते हैं कि एक फील्ड लाइंस ऐसे गया और ऐसे जाकर के इस पर अटैक कर गया। ठीक है, प्लस से मर्ज किया, माइनस पर जाकर के रुक गया। ठीक है, तो जितना एंगल बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ से उधर जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम, जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल नीचे की तरफ बनाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि जो भी फील्ड लाइंस होता है वो क्या करता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं ये लाइन ज्वाइनिंग है इसका। ठीक है, इसके ऊपर 4 फील्ड लाइंस, नीचे भी 4 फील्ड लाइंस ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर 4 चला गया नीचे 3 चला गया, गलत हो जाएगा फील्ड लाइंस। हमेशा ध्यान रखना है, जितना इमर्ज करेगा, जितना एंगल पर इमर्ज करेगा उतना ही एंगल से नीचे से होकर के जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों सेम रहना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर सपोज करें कि यहां पर अगर टोटल एंगल अल्फा बनता है और यहां पर अगर टोटल एंगल बीटा बनता है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं यहां पर कि एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, और जितना ज्यादा एंगल होगा, जितना बड़ा एंगल होगा
वहां पर क्या होगा, डेंसिटी घट जाएगा, फील्ड लाइंस क्लोजर नहीं रह पाएगा। और फील्ड लाइंस क्लोजर नहीं रह पाएगा तो यहाँ पर जो फील्ड होगा, यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस क्यू या ड्यू टू प्लस क्यू इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर एंगल कम है, यहाँ पर क्या होता है कि फील्ड लाइंस काफी क्लोजर है, क्लोजर होने की वजह से यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, दूर है। ठीक है, इनके बीच का एंगल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा होने की वजह से दूर है, तो जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना उसका फील्ड कम होगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कितना है, काफी क्लोजर है। यहाँ पर अगर देखा जाए अल्फा और बीटा देखा जाए तो यहाँ पर अल्फा लेस देन बीटा है। ठीक है, यहाँ पर बीटा ज्यादा है और यहाँ पर अल्फा कम है, इसलिए यहाँ पर फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर फील्ड क्या हो गया, कम हो गया। जितना डेंसिटी बढ़ेगा उतना उसका फील्ड बढ़ते चला जाएगा, जितना डेंसिटी घटेगा उतना फील्ड घटते चला जाएगा। जितना क्लोजर होगा उतना ज्यादा उसका फील्ड लाइंस डेंसर होगा, जितना दूर दूर से रहेगा उतना कम उसका डेंसिटी होगा। और डेंसिटी पर ही तो डिपेंड कर रहा है इसका फोर्स और इसका फील्ड। ठीक है, अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब कोई भी कंडक्टर ले लें, जैसे कि हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर मेटल। ठीक है, इस पर फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनाएगा कंडक्टर पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, अगर मान लीजिए दोनों तरफ प्लस प्लस चार्ज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन, या दोनों तरफ माइनस माइनस चार्ज है तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, इसका क्या काम है, ये चार्ज को, फील्ड को बाहर की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लेकर के जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि अगर इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट देखा जाए, ये दोनों तो आपस में जाकर इंटरसेक्ट कर जाएगा, कहानी हो जाएगा गड़बड़। तो ये क्या करता है कि अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से, ऐसे भी सभी लोग को पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपल्सन करता है। ये जैसे ही मिलने वाला होता है, आपस में टकराने वाला होता है, ये क्या करता है, अपना दिशा बदल देता है। इस तरह से ये हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इस तरह का बनाना शुरू कर देता है। कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। लूप का मतलब होता है कि मान लीजिए चार्ज यहां से निकल करके यहां गया और वापस यहां पर जाकर के एक दूसरे को क्या किया, कंबाइन कर गया, ऐसे निकल करके गया और ऐसे आकर के क्या किया, बंद कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं लूप, क्लोज लूप कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टी है ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा। बोर्ड्स में आप इतना प्रॉपर्टी यूज करके काफी ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, मतलब जितना नंबर करेगा फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो नोट कर लिया जाए इतने चीज को। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, दो लाइक चार्जेस को हम लेते हैं, अनलाइक चार्जेस को लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक चार्ज नेगेटिव क्यू है तो दूसरा चार्ज पॉजिटिव क्यू है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। यहां पर अगर 1 कूलम का चार्ज है तो यहां पर भी 1 कूलम भी होना चाहिए, बट दोनों का चार्ज का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। एक माइनस तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जहां पर दो अनलाइक चार्जेस को एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाता है जो कि
2L के बराबर होता है, और ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, काफी छोटा होता है। तो ऐसे सिस्टम को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना छोटा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल काफी छोटा होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसको 2L से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी सिस्टम होगा, इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। अब इस डाइपोल का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पर O है, ठीक है। इस मिड पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल का हम कहते हैं इसको ओरिजिन, लाइक कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो ओरिजिन अगर ये है तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया L, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया -L। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव साइन, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव साइन। अब ये काम नहीं कर रहा है, ये -L है, ये +L है, तो दोनों को जोड़ करके 0 कर देना है, दोनों के बीच का लेंथ गायब हो गया, और यहां हम 2L माने थे, तो ये चीज गलत हो जाएगा। हम यहां पर बताएं कि दोनों ये लेंथ है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो -L + L मिल करके 2L ही होगा, 0 नहीं होगा। वो बस जब हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यहां पर पॉजिटिव और इधर हम सिर्फ निगेटिव लेते हैं, ये जस्ट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जब भी लेंथ का बात करेंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, उसका डायरेक्शन ऐड नहीं करेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो ऐसा सिस्टम जहां पर भी मिले समझ जाना ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दो अनलाइक चार्ज सेपरेटेड एट मिनिमम डिस्टेंस 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक तरह का सिस्टम है ये। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि एक टर्म आता है छोटा सा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का डिफाइन है कि ये जो चार्जेस है, ठीक है, उन चार्जेस का और ये जो डिस्टेंस, आप लोग के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, जैसे कि यहां पर हम फील्ड लाइंस, यहां पर फील्ड जानना चाहते हैं, या इसके यहां पर फील्ड जानना चाहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर पोजीशन, तो वहां पर किस तरह से फील्ड निकाला जा सकता है उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप लोगों का दिन शुभ हो।